स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट को पढ़ेंगे। ये जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बने हुए रहते हैं हमेशा, और आपके जो टेस्ट होते हैं, आपके जो सेट होते हैं, इसमें आपको प्रश्न हमेशा मिलते रहे होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा इस वीडियो को खत्म करने के पश्चात, तो वीडियो तक बने रहिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अनुसूची। चूंकि भारतीय संविधान में अनुसूची एक टॉपिक है, आज हम इसी अनुसूची वाले टॉपिक को, जिसका अंग्रेजी नाम होता है शेड्यूल, इसे हम खत्म करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान, और लगातार संविधान की आलोचना, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा, इन सभी पे वीडियोस प्लेलिस्ट में आपके अवेलेबल होंगे, आप जाकर के देख लीजिए पॉलिटी वाले सेक्शन में। आपको पता है कि संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद, कुल 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आपको पता होगा ये चीज, और यदि आप नहीं है आपको पता तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि हमारे देश के संविधान में कुल 395 आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। और इसीलिए हमारा जो देश का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और बड़ा लिखित संविधान है। यानी यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा या लिखित बड़ा संविधान अगर किसी देश का है तो वो किस देश का है? भारत का है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियों को शामिल किया गया है, जो पुस्तक की रचना संविधान के नाम से की गई है। इस पुस्तक है संविधान क्या? एक ऐसा दस्तावेज है, कागजों का दस्तावेज है, एक पुस्तक है जिसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसीलिए हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। हमारे देश का संविधान क्या है? लिखित है, लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसी 12 अनुसूचियों में हम आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक में 12 अनुसूचियों को याद कर लेंगे, बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आप कभी भी भूल नहीं पाए। और 22 भाग को हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली अनुसूची, चूंकि मैं चाहता तो इसे लिख कर रख सकता था, पर यह आसान है, लिखते साथ आप पढ़ते चलिए, है ना, आसानी से आप नोट करते चलिएगा, खत्म हो जाएगी चीजें। पहली अनुसूची। अनुसूची को शुरू करें इससे पहले एक और जानकारी साझा कर देता हूं। जो हमारा मूल संविधान था, यानी जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, उस वक्त हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, केवल 8। फिर 12 कैसे हो गई? तो बाद में जोड़ा गया, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया, तब हमारे संविधान में अब कितनी अनुसूचियां हो गई? 12। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त कितनी अनुसूचियां थी? केवल 8। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो केवल 8 अनुसूचियां थी। याद रहेगा, केवल 8 अनुसूचियां थी, जिसमें हम पहली अनुसूची को पढ़ेंगे। पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में लिखा हुआ है राज्य और इसके संघ राज्य क्षेत्र। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहे, समझ में आएगी। राज्य मीन्स स्टेट, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब हो जाता है यूनियन टेरिटरी। आपको पता है हमारा भारत केवल राज्यों से मिलकर तो बना नहीं है। हमारे भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको यूनियन टेरिटरी बोलता है, जिसको संघ राज्य क्षेत्र बोला जाता है। तो हमारे पहली अनुसूची में, देश के संविधान की पहली अनुसूची में, राज्य और इसके संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। यहां तक समझ में आई बातें? क्यों?
क्योंकि किसी भी देश का संविधान होगा तो पहले किसका वर्णन होगा, जो संविधान जहां है, जिस देश में है उस देश के क्षेत्र का वर्णन होगा। तो उसी तरह से पहली अनुसूची में हमारे देश के जितने राज्य हैं और जो हमारा संघ राज्य क्षेत्र है, यानी हमारे पूरे भारतीय क्षेत्र का वर्णन है, कहां कौन है, कितने हैं। दूसरी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, समझते चलेंगे कहानियों के माध्यम से। दूसरी अनुसूची में क्या है, देखिए दूसरी अनुसूची बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनाए जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। क्या है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों, लिख देता हूं मैं, आप लिख लेंगे कॉपी में। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का वर्णन है। क्लियर हुआ। पहली अनुसूची में क्या था, पहली अनुसूची में केवल इतना लिखा हुआ है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी हमारे राज्य कितने हैं और कहां कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उसका वर्णन किस अनुसूची में है, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में संघ के कार्यपालिका यानी भारतीय संघ के पदाधिकारी, संघ के पदाधिकारी कौन होते हैं, छोटा सा एग्जांपल, आईएएस आईपीएस ऑफिसर है ना, आईएफएस ऑफिसर, ये सब क्या होते हैं, केंद्र के पदाधिकारी होते हैं। इनको मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन, मैंने केवल उदाहरण दिया है ना, इनके बारे में वर्णन ऐसा नहीं है। संघ के पदाधिकारियों, संघ के पदाधिकारी वही होंगे जो केंद्र के पदाधिकारी होंगे। तो इनके मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का वर्णन किस अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या है। तीसरी अनुसूची क्या होगा, इतना लाइन आप लिख लेंगे, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को, भारतीय संघ के पदाधिकारियों का शपथ का वर्णन, यानी वेतन भत्ता पेंशन मिलेगा, उसके बाद क्या करेगा, शपथ लेगा। आप किसी भी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं तो आप पहले शर्त देखते हैं, आप पहले वहाँ के क्या देखते हैं, वेतन देखते हैं कि हमारे कितने वेतन होंगे, हमको कितना पैसा मिलेगा। अगर आप उस पर राजी होते हैं तो आप क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, आप सिग्नेचर करते हैं, हाँ हम आपके कंपनी में कल से जॉब करने आएंगे। यदि आपको वेतन ही पसंद ना आए तो आप क्या कीजिएगा, नहीं आइएगा, नहीं जॉब कीजिएगा। उसी तरह से दूसरी अनुसूची में ही भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन का वर्णन कर दिया है और तीसरा में शपथ का वर्णन किया है। तो याद रहेगा, पहले क्या लेंगे, पहले हम वेतन, भत्ता, पेंशन के बारे में जानकारी लेंगे, हमें पसंद होगी तो फिर हम शपथ लेंगे। यानी दूसरी अनुसूची में पहले वेतन, भत्ता, तीसरा अनुसूची में शपथ। अब इतनों में समझ में नहीं आएगा तो फिर छोड़ दो पढ़ना। पहले क्या लेंगे, वेतन का पता करेंगे, भत्ता समझेंगे, पेंशन लेंगे, फिर जाके हम शपथ लेंगे। अगर हमें पसंद हुआ तो ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची और बहुत महत्वपूर्ण है, यह हजारों बार पूछा जा चुका है। भारतीय राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में परिवर्तन, और राज्यसभा में परिवर्तन, सॉरी प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, माफ करें, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका, राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा का। तो याद रखेंगे, संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभाएं केवल दो के पास है, किसका, दिल्ली और पुदुचेरी। यानी जिसके पास विधानसभाएं हैं उसका प्रतिनिधित्व कहां होगा, राज्यसभा में। कैसे होगा इसके बारे में वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया। यानी राज्यों, भारत के राज्यों तथा दिल्ली, पुदुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है,
5वीं अनुसूची, अनुसूचित, अनुसूची है 5वीं में तो यहीं लिख लीजिएगा, अनुसूचित जातियों व जनजातियों आदि क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण। यानी जो हमारा शेड्यूल ट्राइब एरिया होगा, अनुसूचित क्षेत्र होगा, चाहे वो अनुसूचित जातियों वाला क्षेत्र हो चाहे जनजातियों वाला क्षेत्र हो, उसके प्रशासन का नियंत्रण, उसके प्रशासन के नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? 5वीं अनुसूची में। मैंने बताया मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, जिसमें से 5 हमने खत्म कर लिया। पहली अनुसूची में क्या था? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची में वेतन, रुपया कितना मिलेगा, केकर? संघ के पदाधिकारी के, केंद्र के पदाधिकारी के। तेसर में जब वेतन मिलेगा तो शपथ लेंगे, तो संघ के जो पदाधिकारी हैं उसके शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्लस दिल्ली और पुदुचेरी, चूंकि ये दिल्ली और पुदुचेरी में 2 विधानसभाएं हैं, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ विधानसभाएं हैं, इसीलिए विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला अगर केंद्र की कोई सभा है तो वो है राज्यसभा, इसीलिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व इसको भी दिया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदि क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन। ठीक है, अब 6ठी अनुसूची में क्या है, इसे भी ध्यान से याद रख लेंगे। इसी अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया 6ठी अनुसूची में, लेकिन एक शर्त जोड़ दिया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, ATM स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन क्षेत्रों के प्रशासन व उसका नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। किसमें? 6ठी अनुसूची में। बहुत महत्वपूर्ण है 6ठी अनुसूची। क्यों? क्योंकि 5वीं अनुसूची भी अनुसूचित जातियों के बारे में ही नियंत्रण करती है कि अनुसूचित जाति और या जनजाति वाला जो क्षेत्र है उसके प्रशासन के कैसे नियंत्रण हो पाएगा, या उसका जो प्रशासन है वो कैसे चलेगा, उसका सारा नियंत्रण के बारे में किसको बताया गया? 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में भी यही बात बताई गई, लेकिन पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया है कि कौन से राज्य होंगे? ATM स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण अगर किसी क्षेत्र में दिया गया है तो वो 6ठी अनुसूची में है। यहां तक क्लियर हुई? 5वीं अनुसूची में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व उसका नियंत्रण का वर्णन किया गया है, जबकि 6ठी अनुसूची में पर्टिकुलर स्टेट दे दिया गया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ATM स्क्वायर, A से असम, T से त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय का M स्क्वायर। तो ATM से ऐसे भी आप पैसा निकालते हैं, सभी के पास ATM होगा ही, याद रख लेना। 6ठी अनुसूची में क्या था? ATM स्क्वायर के प्रशासन का वर्णन, यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय आदि का वर्णन है। देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है 7वीं अनुसूची, जानकारी के दृष्टिकोण से तो कम से कम, और यहां से प्रश्न बनेंगे। इसका एक टॉपिक अलग से है, वो हम डिस्कस करेंगे। 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची से शक्तियों का बंटवारा किसके बीच? केंद्र और राज्य। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये बता दिया गया 7वीं अनुसूची में। लिखा हुआ है साफ साफ कि केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो 7वीं अनुसूची 100 से 7वीं अनुसूची 100 से शक्तियों का बंटवारा। अब शक्ति का बंटवारा किसके बीच में होगा? केंद्र और राज्य के बीच में, यानी केंद्र और राज्य के बीच में। कैसे होगा? इसके लिए 3 सूची का वर्णन कर दिया गया है संविधान में। एक का नाम है संघ सूची, एक का नाम है राज्य सूची,
और एक का नाम है समवर्ती सूची। यानी 3 सूची दे दिया गया है 7वीं अनुसूची में। अगर आपसे पूछेगा कि संविधान के किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, तो 7वीं अनुसूची में। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करना है। अब देखो, संघ सूची यानी केंद्र की सूची, इसमें जब संविधान बना था, लागू हुआ था, उस वक्त यानी मूल 97 विषय थे, 97 विषय थे। अब वर्तमान में 100 विषय हैं। यानी क्या? कौन से विषय? मान लो जैसे बैंक, बीमा, रेलवे, ईटीसी, ये विषय है ना। बैंक एक विषय है, सब्जेक्ट है, बीमा है, रेलवे है। 97 विषय पहले थे जब संविधान लागू हुआ था, अब 100 विषय हो गए। 3 विषय को और जोड़ दिया गया है संघ सूची में। विषय कैसे होंगे? इनसे रिलेशन होंगे। जैसे बैंक है, एक विषय है, उसी तरह से बीमा एक विषय है, रेलवे एक विषय है ना। तो इस तरह से विषय होते हैं। 97 विषय पहले थे, अब कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। यदि इन 100 विषय पर किसी को कानून बनाने का अधिकार है, तो वो केवल किसको है? केंद्र को। यानी संघ सूची में शामिल विषयों पर कोई अगर कानून बनाएगा तो केवल एक है, कौन? केंद्र की सरकार, यानी संघ की सरकार। स्टेट नहीं, सेंट्रल बनाएगी। और राज्य सूची में जो शामिल विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया। साफ साफ अगर कहे तो शक्तियों का बंटवारा विषय में लिख दिया गया है कि जो विषय संघ सूची में शामिल होंगे वो विषय पर अधिकार किसका होगा? केंद्र का होगा। जो जिसमें, जैसे मान लो संघ सूची में कोई विषय है, बैंक है, तो बैंक से रिलेटेड जितना भी नियम कानून बनाने वाला होगा वो केंद्र बनाएगा। जैसे अभी देख लो, बैंकों का विलय किया जा रहा है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो इसमें कोई भी स्टेट क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। आप जितना फड़फड़ा लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। यही चीज समझा समझा के थक जाते हैं, कोई नहीं समझता। भाई स्टेट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट का विषय नहीं है। स्टेट का विषय रहता तो स्टेट जरूर लेता, लेकिन स्टेट का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने का अधिकार किसको है? केंद्र की सरकार को। क्यों? क्योंकि संघ सूची में शामिल है। ये राज्य सूची का विषय है, ये नहीं है, तो नहीं होगा, राज्य सूची से संभलेगा। राज्य सूची में जितने विषय होंगे उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य की सरकार। जैसे मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में केवल 61 विषय हैं। 5 को विषय इससे निकाल करके इसमें दे दिया। अब 66 विषय, जैसे एग्जाम्पल ले लो, कृषि। कृषि कौन? कृषि किसका विषय है? राज्य का विषय। यानी कृषि पर अगर कोई नियम कानून बना सकता है कोई राज्य, तो पर्टिकुलर बना सकता है, क्योंकि कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। उसी तरह से आप ले लीजिए पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, इस क्या है? राज्य की पुलिस है। क्यों? क्योंकि पुलिस पर नियम कानून बनाने का अधिकार, स्टेप लेने का अधिकार किसको है? राज्य की सूची में है, राज्य की सरकार को है। अब क्लियरली समझ में आया कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, ताकि हमारे यहाँ जो संघ बना हुआ है वो कायम रहे। शक्तियों का बंटवारा हो गया। 3 सूचियां बना दी गई। किस सूची में? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बना दी गई। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने विषय होंगे उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार केवल संघ की सरकार को होगा, यानी केंद्र की सरकार को होगा, जिसमें वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। पहले 97 विषय थे, 3 विषय को और ऐड कर दिया गया। ठीक है। राज्य सूची, इसमें पहले 66 विषय थे, 5 विषय को इससे निकाल दिया गया। अब वर्तमान में केवल 61 विषय बचा है, और इस 61 विषय में से जितने 61, कृषि भी इसी का विषय है, 61 में से 60 हो गया, मान लो ये हो गया 61वां। तो 61 विषय में कानून बनाने का अधिकार किसी एक को है, तो वो केवल राज्य को है। हर राज्य का है ना अपना अपना नियम, जिसको जो बनाना है। नीतीश कुमार जी अब जैसे मदिरा बंद किए हुए हैं, दारू बंद करके रखे हैं, शराब बंद करके रखे हैं, क्योंकि ये शराब और मदिरा जो है क्या है? ये राज्य सूची का विषय है। इस पर नियम कानून हर राज्य अपना अपना बना सकती है। अब बिहार में बंद जरूरी, झारखंड में थोड़ी बंद है, पश्चिम बंगाल में थोड़ी बंद है।
अब उस राज्य की सरकार का मन अगर उसको बंद करना है तो, अब बंद करना है तो कर दे, तो बंद करना है तो केंद्र सरकार थोड़ी रोकने जाएगी कि दारू बंद मत कीजिए, वो क्योंकि राज्य सूची का विषय है इसलिए बंद कर रही है। लोक स्वास्थ्य क्योंकि राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझना। मूल संविधान में यहां केवल 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। अब समझ में आया, 5 को 11 से निकाल करके इसमें दे दिया था। 66 से 5 निकाल लिया तो कितना बचा 61, और 61 इसमें से 5 जो निकला था 66 में से वो 52 यहाँ हो गया, क्योंकि 47 था, 47 5 जोड़ दीजिए तो 52 हो जाएंगे ना। यानी राज्य सूची से 5 को सब्जेक्ट को निकाल दिया और रख दिया किस में, समवर्ती सूची में। इससे क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी होगा, राज्य को भी होगा। क्लियरली समझ में आया। यानी इसमें जितने भी सब्जेक्ट शामिल होंगे, जितने भी विषय शामिल होंगे, उस पर नियम कानून बनाएगी कौन कौन, संघ भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। अब अगर दोनों बना दे कानून, तो मान लो जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी शिक्षा पर नियम कानून केंद्र की सरकार भी बना सकती है और हर राज्य की सरकार भी बना सकती है। अब अगर दोनों लड़ जाए, दोनों कानून बन जाए, दोनों एक दूसरे से लड़ जाए, टकरार हो जाए, तो क्या होगा, ऐसे स्थिति में संघ का नियम लागू हो जाएगा, केंद्र का रद्द हो जाएगा। यानी अगर दोनों नियम एक ही पर बना दे, मान लो शिक्षा पर ही बना दे, और दोनों एक दूसरे के विरोध करें, मान लो शिक्षा पर बना दे कि केंद्र की सरकार कहे कि 4 बजे तक स्कूल खुला रखना है और राज्य की सरकार कहे हम 2 बजे तक स्कूल खुला रखेंगे, तो नियम किसका लागू होगा, केंद्र की सरकार का। जब भी टकराव की स्थिति बनेगी, शिक्षा या कोई भी जो समवर्ती सूची में विषय शामिल है, टकरार की स्थिति में केंद्र की नियम जो बनी हुई है वही लागू होगी, राज्य की नियम खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र को मजबूती दिया गया, केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया। तो आप याद रखेंगे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन, दूसरी अनुसूची रुपया यानी वेतन कितना मिलेगा, तीसरा अनुसूची शपथ लेंगे, वेतन रुपया मिलेगा तो शपथ ले लेंगे, चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसी में राज्यों में दिल्ली और पुदुचेरी का भी प्रतिनिधित्व दिया गया, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में क्या विधानसभाएं हैं। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व उसका नियंत्रण के बारे में उल्लेख दिया गया है। छठी अनुसूची में एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन अनुसूचित क्षेत्रों के वर्णन किया गया है प्रशासन का। किसमें, छठी अनुसूची में। और अभी हम पढ़ रहे थे 7वीं अनुसूची में 100 से 7वीं 100 से शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच। कैसे, 3 सूचियों के माध्यम से, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची बोले तो संघ सूची, संघ सूची में जितने विषय शामिल होंगे उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार संघ को होगा। राज्य सूची में जो विषय शामिल होंगे उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा। और समवर्ती सूची में जो नियम शामिल होंगे, जो विषय शामिल होंगे, उस पर अधिकार बनाने का दोनों का होगा नियम कानून। लेकिन टकरार जब होगा तो केंद्र का नियम लागू हो जाएगा, बलशाली हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा और राज्य कमजोर हो जाएगा। जैसे रामायण में एक तरफ से राम जी तीर चलाते हैं, एक तरफ से रावण जी तीर चलाते हैं। कभी कभी देखना राम और रावण जी का जब तीर टकराता है तो रावण वाला खत्म हो जाता है। वैसे ही जब केंद्र सरकार अगर नियम बना दी और राज्य सरकार नियम बना दी तो केंद्र और राज्य जब टकराएगी तो केंद्र जीत जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं, पहले 66 थे, अब 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय वर्तमान में हैं, 52, और पहले कितने थे, 47। और संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, तो 100 विषय शामिल हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि आप समझ में नहीं आए तो याद रखना, धरती पर कोई ताकत न है जो आपको समझा पाएगा। ठीक है, बुरा ना मानना, लेकिन समझ में अगर नहीं आया तो आप समझ के देखिए, कहीं और से समझ में आ जाए तो। मेरे ख्याल से तो अब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इतना समय बहुत बाहर में रेयर केस में दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता है ना। इससे ज़्यादा क्या बच्चे कैसे समझाएं, आप लोग प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले हैं, तो इससे और प्रयास करके हम नहीं समझा सकते। इतना समझाना, बार बार रिपीट करना ये आसान नहीं होता है,
क्योंकि आपके साथ साथ और भी बहुत सारे छात्र हैं जो सोच रहे होंगे कि 7वीं अनुसूची से कब 8वीं अनुसूची में आ जाए, है ना। चलते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में बताइए क्या है। लिखना शुद्ध शुद्ध हिंदी जरूर सीखें, है ना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो मान्यता दी गई है ना हमारे संविधान द्वारा, उसी का उल्लेख है। यानी भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है, तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है। अब देखो यहां से प्रश्न बनेंगे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था, यानी मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं ही शामिल थी। तो अब 22 कैसे हो गया। जब हमारा संविधान जब बना था उस वक्त 14 थी, अभी 22 कैसे हो गया, यानी कुछ जोड़ा गया है। इसी से प्रश्न बनाए जाएंगे आपके परीक्षाओं में। आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भारत में जिस 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है, मान्यता दी गई है, उस 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। आपको ये भी याद रखना है मूल संविधान में, हमारे संविधान में जब लागू हुआ था हमारा संविधान, मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं ही थी, बाद में 22 हुआ। कैसे कैसे। 21वां संविधान संशोधन, लिखते चलिएगा साथ साथ में, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। बहुत बार पूछा जाएगा। अब यानी कितना हो गया, 14 और 1 15, कब, 1967 में। तो ये पूछा जाएगा कि सिंधी शब्द को कब जोड़ा गया संविधान में, 21वां संविधान संशोधन 1967, ये हो गया। इसके द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया, इसके द्वारा आप याद रखेंगे सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ये सिंधी भाषा कब जोड़ा गया, 1967 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब तो हो गया 15। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। तो क्या को हो गया, 15, 16, 17, 18 को हो गया, 4 गो और बचल है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। अब बोलिएगा इसे याद कैसे रखेंगे सर, इतना इतना कैसे याद रहेगा। कम से कम ये तो याद रहेगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी शब्द को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक को जोड़ा गया। एक ट्रिक रख लीजिए, नमक, 9 से हो जाएगा नेपाली, मौ से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। तो नमक जो जोड़ा गया, जो नमक है उसको जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को। तब हमारे संविधान में अब कितनी भाषा हो गई, 18, 4 गो और बचल है। अब 4 गो और कब जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन 2004 को। ठीक है, 2004 को कौन कौन सा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली हो सकता है थोड़ा गलत लिखा हो, थैली, मैथिली और संथाली। आप देख कर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे एक बार। यानी 92वां संविधान संशोधन 2004 के द्वारा 4 गो भाषा फिर जोड़ा गया। तो अब कितना हो गया, पहले था 14, फिर 1 जोड़ा गया किसको, सिंधी को, फिर 3 गो जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब कितना हो गया, 18। अब फिर 4 गो जोड़ा गया, टोटल हो गया 22 भाषा। तो 22 भाषा मिल गया ना।
यानी जब संविधान लागू हुआ था तब केवल 14 भाषा थी, अब कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है भारत संविधान द्वारा? 22 भाषा को। कैसे? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, 67 100 से 67 100 से सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और अंत में 92वां संविधान संशोधन 2004 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। 2004 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। मैथिली और संथाली एक जैसा है। मैथिली ठाकुर से आप याद रख लीजिएगा, बिहार की मशहूर गायिका है ना। बोडो डोगरी, एक बादशाह का गाना निका है ना, बोडो, याद रख लीजिएगा, बोडो और डोगरी। तो मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी 4 शब्द जोड़ने के बाद हो गए 22 भाषा। प्रश्न जैसे बनाए आप याद रखिएगा, है ना। अगले 9वीं अनुसूची में चलते हैं हम, कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 को हमने कवर कर लिया। अब जो संविधान में जोड़ी गई अनुसूचियों के रूप में 9वीं अनुसूची, नवीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? भूमि को जोड़ा गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो हम लोग समझेंगे जो टॉपिक में चलेंगे। भूमि को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है कि भूमि को कब जोड़ा गया 9वीं अनुसूची में, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून, दल बदल कानून कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन, आप लोग लिख लेंगे, है ना, मैं सब शॉर्ट में लिख देता हूं, 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जिसमें दल बदल कानून को जोड़ा गया 10वीं अनुसूची के रूप में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या जोड़ा गया? दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची, सेकेंड लास्ट, 11वीं अनुसूची, इसमें क्या शामिल किया गया? इसमें पंचायती राज नामक विषय को रखा गया। पंचायती, माफ करें, राज, इसको संविधान में शामिल किया गया, संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया 11वीं अनुसूची में शामिल करके। कब शामिल किया गया इसको? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। मैंने बताया मूल संविधान में केवल 8 विषय थे। 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया भूमि को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को रखा गया, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को रखा गया। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। MVVI कभी भी हर एग्जाम में पूछा सकता है, इग्नोर करके जाइएगा, गलत हो जाएगा। और लास्ट और अंतिम 12 अनुसूची में, जो 12वीं अनुसूची है, इसमें रखा गया है पंचायती राज को, जो शहर में कहा जाता है नगर पालिका, इसको रखा गया है। इसको कब संविधान में जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। दोनों का साल अलग अलग है, जो ये मेन वाला है, यानी संशोधन अलग अलग है, 73वां है या 74वां है, लेकिन जो साल है, माफ करें, वो एक ही है। और इसमें कुल 18 विषय को शामिल किया गया है। 18 विषय को शामिल किया गया किसमें? 74वां संविधान संशोधन 1992 के दौरान नगर पालिका में। इसमें 29 विषय है, इसमें 18 विषय है। और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में मैंने विषय बता ही दिए हैं। तो ये टोटल 12 अनुसूची थे। आप इसे 1 से 2 बार देखिएगा, पक्का याद हो जाएगा, है ना। आप मैंने पहले ही रिपीट कर दिया, यहाँ वाला फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। लास्ट से चलते हैं हम लोग। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें कुल 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, जहां मुखिया, प्रमुख वगैरह ये सब हैं, इसको कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें कुल 29 विषय शामिल किए गए। 10वीं अनुसूची 2 से 10वीं, 2 से दल बदल, याद रहेगा, 52वां 1985 के द्वारा। और 9वीं अनुसूची भूमि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा।
तो यदि अब आपसे एग्जामिनर अनुसूची से क्वेश्चंस बनाएंगे, आपके नहीं छूटेंगे, यकीनन नहीं छूटेंगे। आप विश्वास करें, कॉपी में नोट करें और इसे याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद, आप सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए और सहयोग करते रहिए, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, संविधान पे ही हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।